जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम यहाँ पर प्रवक्ता हिंदी, जो उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सिलेबस पे और हमारी रणनीति पर कि किस प्रकार हम इसको अचीव करेंगे। तो ये जो पंक्ति मैंने प्रारंभ में बोली, ये थी महान कवि श्रीमंगल सिंह सुमन जी की। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी द्वारा पहले स्क्रीनिंग पर बात की गई, उसके बाद मुख्य परीक्षा, ये भी हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि डायरेक्ट मुख्य परीक्षा होगी। तो ये तो एक चर्चा का विषय है, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ तैयारी की बात करेंगे। क्योंकि सामने वाला, जब हमें पता नहीं कि हमारा शत्रु किस प्रकार का है, तो हमें अपनी तैयारी कुछ इस प्रकार करनी पड़ती है कि वो हमारे सामने कुछ भी शर्त या कुछ भी हथियार उठाए, हम उसके लिए सक्षम रूपी शस्त्रों अस्त्रों के साथ तैयार रहें। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है प्रवक्ता हिंदी मुख्य विषय का, तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपका पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियाँ हैं। तो आज ये प्रवक्ता हिंदी मुख्य परीक्षा की पहली क्लास है। आप सभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्लास का एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट थिंग्स कैसे लगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में ही एक बहुत ही जो कह सकते हैं ब्रॉड या बहुत ही विख्यात या कहें विस्तृत जो है पाठ्यक्रम है। क्योंकि इसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब कुछ आ जाता है। लेकिन पहले अगर हम सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की बात करें, तो उस पृष्ठभूमि को लेकर आज हम चलेंगे। तो कुछ नोट्स यहाँ पर आप इसमें ध्यान देंगे, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल चीज़ें बताऊंगी। तो इतिहास होता क्या है? जब अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण, जिसमें तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक का मतलब होता है खोज का आधार लिया गया हो, उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। जबकि इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देती है। अब इसका मतलब ये है कि जब इतिहास के प्रति आप आत्मपरक, यानी कि अपने द्वारा उस चीज़ पर, किसी भी कंटेंट पर आपके खुद के व्यूज़ कुछ और होते हैं, है ना, तो आप आत्मपरक दृष्टि से जब उसको ललित शैली से प्रस्तुत करते हो, कलात्मक रूप देते हैं। ये तो बात होगी इतिहास की। अगर हम बात करें इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है, तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण रहा है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का बनता है कि इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा था, आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी था, जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा। महाभारतकार ने इतिहास का ऐसा पूर्ववृत्त माना है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ के चतुष्टय का उपदेश देता है, जो पुराणकार महापुरुषों के चरित गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, अगर हम भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्यशोधन, जो भारत का प्राचीन इतिहासकार था, उस सत्यशोधन तक सीमित नहीं रहा, वो उसे शिव सुंदर रूप देने का प्रयास करता रहा। परिणामतः उसने इतिहास में कला, नीति को समाविष्ट कर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित कर दिया। दूसरी ओर अगर हम पाश्चात्य इतिहासकार प्राय यथार्थवादी वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते हैं। अगर हम पाश्चात्य इतिहासकार की बात करते हैं, वो यथार्थवादी और वस्तुपरक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देते हैं। ऐसी हम बात करें तो इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने निर्धारित किए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? उनके अनुसार, हेरोडोटस के अनुसार, इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। आलोचनात्मक मतलब कोई भी आप इतिहास रखते हैं तो उसके पक्ष में कोई कहेगा कि यह बात सत्य है और कोई कहेगा यह बात असत्य है। आलोचनात्मक का मतलब होता है उसकी अच्छाई और बुराई को बताना। यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति संबंधित है। इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह अतीत के आलोक पर भविष्य पर यानी कि अतीत के आलोक से भविष्य प्रकाश डालता है।
तो हम भविष्य पर कैसे प्रकाश डालेंगे? जब हम अतीत मतलब होता है जो बीता हुआ कल है ना, तो इसके आलोक में भविष्य पर प्रकाश डाला है। अतीत के प्रकाश से किस पर प्रकाश पड़ रहा है? भविष्य पर प्रकाश पड़ रहा है। तो पाश्चात्य इतिहास दर्शन, अब इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखेंगे। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भारतीय दृष्टिकोण है वह आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है, और बात करते हैं पाश्चात्य इतिहासकार कैसा रहा है? विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। जो डार्विन का विकासवाद है वो प्राणी शास्त्र, इसको अंडरलाइन करेंगे, प्राणी शास्त्र पर है। मार्क्स का विकासवाद अर्थशास्त्र पर है, और स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। अब आते हैं हमारे अपने आचार्य शुक्ल जी। तो आचार्य शुक्ल के साहित्य के इतिहास को जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। बहुत रिपीटेड लाइन है, कोट लाइन है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि इस प्रकार से आचार्य शुक्ल की, पिछले बार भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, कई सारी कोट उनके द्वारा बोली हुई वहाँ पर परीक्षा में पूछी गई थी। तो आचार्य शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तित होती है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है मनोवृत्ति, ठीक है। अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। आप खुद सोचिए, इतिहास में जो स्त्रियों को लेकर चित्तवृत्तियाँ थी, यानी कि मनोवृत्ति थी, क्या आज भी वही है? नहीं है। तो तत्कालीन परिस्थितियों में क्या होता है? चित्तवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। तो आचार्य शुक्ल मानते हैं कि साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं कि भाई उस समय लोगों का सोचना ऐसा था और आज ऐसा है, तो उस समय लोगों का सोचना ऐसा था, ये इतिहास माना जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य की चित्तवृत्ति पर आधारित है, ठीक है। तो ऐसे घुमा के कुछ ही प्रश्न आए कि मानविक चित्तवृत्ति पर इतिहास की प्रामाणिकता या इतिहास किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसके बाद फ्रेंच विद्वान तेन, यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंच विद्वान तेन की बात करते हैं। इन्होंने प्रतिपादित किया है कि साहित्य के विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जैसे हमारे यहाँ आचार्य शुक्ल ने कहा कि शुक्ल जी की धारणा यह थी कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह ना होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ प्रवर्तित होती हैं, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये शुक्ल ने माना था। लेकिन जो फ्रेंच विद्वान तेन हैं, यह कहते हैं कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में, यानी कि जो साहित्य जो बनता है, जो इतिहास बनता है, उसके मूल में 3 चीज़ें होती हैं। क्या? जाति, वातावरण, क्षण विशेष, ठीक है। अगर प्रश्न आए कि साहित्य के मूल में किस विद्वान ने जाति, वातावरण और क्षण को विशेष माना है, तो वो है फ्रेंच विद्वान तेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य लेखन। जब हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करें तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमारा यही सिलेबस आएगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो किन किन पद्धतियों के द्वारा लिखा गया, है ना। अब जब आपको क्या लगता है, जब कोई इतिहास बनेगा, क्या सब लोगों का सोचना या सब लोगों के कदम एक ही रास्ते की तरफ जाएंगे? नहीं, सबके अलग अलग दिशा की तरफ गए। तो इसमें कुछ पद्धति है जिनके विषय में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार किया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ होगा। क्यों? क्योंकि के से कबीर या क से कबीर और क से केशव, ठीक है। इसमें ऐसा था क्योंकि दोनों के नाम क अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से एक भक्ति काल के, कबीर भक्ति काल के हैं और केशव दास रीति काल के हैं। तो अलग अलग कालों से संबंधित होने के बाद भी वर्णानुक्रम में क्या होगा? क नाम के अक्षरों का पहले होगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, तो गारसद तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि गारसद तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में किस पद्धति का प्रयोग किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था, और इसको वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। और आपको पता चल गया है कि वर्णानुक्रम मतलब कि जिसका नाम क से है, यानी कि वर्णमाला के अनुसार उनका विवरण, कवियों का विवरण, रचनाओं का विवरण इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। अब इस पद्धति में लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं कि आपने एक साहित्यकारों का एक खजाना बना तो दिया, लेकिन इन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। क्यों? क्योंकि देखो, कहाँ भक्ति काल और कहाँ रीति काल।
है ना, बहुत ही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों कवियों का साथ में अगर वर्णन होगा तो वो एक तरह से सिर्फ एक स्टोरी लग सकती है, लेकिन एक प्रॉपर इतिहास वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उस प्रकार की काल के अनुसार नहीं है, समय के अनुसार। प्रॉपर हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है, जो हमें डेट और उसके साथ चलती है। तो इसलिए इसमें ये कुछ खामियां पाई गई। ये बात थी वर्णानुक्रम की। अगला जो पद्धति थी वो थी कालानुक्रमी, यानी कि समय के अनुसार। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। अब प्राय कृतिकार की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है, ऐसा इसमें होता था। तो इसको अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थी कि वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाने वाले कौन थे, गार्शद तासी एवं शिव सिंह सेंगर। वैसे कालानुक्रम पद्धति है, इसको अपनाने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु। प्रश्न आता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ रचा, तो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। या गार्शद तासी शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति का प्रयोग किया था, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें कालानुक्रम पद्धति की, ठीक है, अगर हम कालानुक्रम पद्धति की बात करते हैं तो साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उसकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता। अब ये कालानुक्रम थोड़ा कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि जैसे हर किसी कवि का क्या हो रहा है, उनका रचनाओं का उनके जीवन परिचय आ रहा है कि इन्होंने ये इस समय पैदा हुए, इस समय शिक्षा प्राप्त की, इस समय रचना की। तो वो इतिहासकार ना होकर, वो इतिहास ना बनकर ऐसा लगा कि रचनाकारों का जीवन परिचय है और उनका कृतियों का उल्लेख मात्र है, अपितु उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं पाया गया। इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ न रहकर केवल कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बनकर रह गया। ठीक है, ये कालानुक्रम पद्धति का थोड़ा सा दोष है। अब आगे बात करते हैं किसका, वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, तीसरी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। ध्यान रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति की बात करें, क्योंकि हमारा पहला ही टॉपिक यही है। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। ठीक है, इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है और उन्हें क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर देता है। इस पद्धति में भी क्या दोष रहा, इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालानुक्रम वाले पद्धति में दोष था। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा भी तो करता है। इतिहास से हम यह भी तो चाहेंगे कि हमें सिर्फ ये पता ना चले कि बाबर ने जो है हुमायूं के बाद गद्दी हासिल की, हमें ये भी जानना है कि हुमायूं 2 बार अपनी जो है गद्दी से हटा था, किस रीजन से हटा था, कहाँ अकबर का जन्म हुआ। हमें कुछ ऐसे विश्लेषण व्याख्या भी हमें चाहिए, नहीं तो इतिहास रहेगा ही नहीं। तो इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वो पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण बोले तो एनालाइज पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति को भी थोड़ा बहुत यहाँ पे नकारा गया। अब हमारा अंतिम जो है और सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, तो वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति क्या है, साहित्य का इतिहास लेखन में सबसे जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है वो है विधेयवादी पद्धति। तो आप नोट करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में किस पद्धति को सर्वाधिक उपयोगी माना गया है, वो है विधेयवादी पद्धति। अगर हम बात करें इस पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो इस पद्धति के जन्मदाता हैं बेन। अभी हमने बेन की पहले बात की थी कि बेन वही हैं जिन्होंने 3 मूल कारण बताए थे। ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। तो हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात किसने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न आ सकता है कि विधेयवादी पद्धति का हिंदी साहित्य का इतिहास में सर्वप्रथम किसने सूत्रपात किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब हम ये बेन की जो बात कर रहे थे, ये वही हैं जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा। हमने बात की थी ना, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मनुष्य को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन क्षण ऐसा होता है, कोई क्षण ऐसा होता है कि उसको क्रोधित अवस्था में ले आता है। तो क्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जाति, वातावरण, क्षण, ये किसने माने, विधेयवादी के जन्मदाता बेन ने माने। साहित्यिक इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं और तदयुगीन वातावरण परिस्थितियों को वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। तो ये सबसे बेस्ट विधेयवादी पद्धति को माना गया और इसका सूत्रपात हिंदी साहित्य के इतिहास में किसने किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। इनके अनुसार, इनके बोले तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, देखो जहाँ भी चित्तवृत्ति मनोवृत्ति
का शब्दाय समझ लेना, ये किसके विचार हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के विचार हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब बोले तो रिफ्लेक्शन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको आप नोट करेंगे या याद रखेंगे, क्योंकि समय अभी हमारे पास कम से कम 6-7 महीने हैं, तो हम काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं। और हर क्लास के साथ में 8-10 क्वेश्चन नहीं तो अधिक से अधिक प्रयास करूँगी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में लेके आऊँ। ठीक है, तो ये था इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, जिसमें हमने बात करी वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। और आपको याद रहना चाहिए कौन सी किस पद्धति, कौन लेखक ने किस पद्धति का प्रयोग किया था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री, है ना। अब हिंदी साहित्य लिखने की बात हमने कहा, किसी ने वर्णों के अनुसार लिखा, किसी ने कर्म के काल के अनुसार लिखा, किसी ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन हर किसी को कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना, स्रोत चाहिए ना। तो अब हम बात कर रहे हैं इन स्रोतों की। जैसे पहला है हमारे पास हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के संपूर्ण स्रोत सामग्री, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहला है भक्तमाल, आपने सुना होगा, और इसको आप नोट भी करते रहें। भक्तमाल नोट भी करें और साथ में उनका ईयर भी लिखें। भक्तमाल की रचना कब हुई है? 1585 ईस्वी में। अग्रदास के शिष्य नाभादास, यानी कि नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। तो अग्रदास के शिष्य नाभादास की प्रसिद्ध कृति भक्तमाल रचना है 1585 ईस्वी संवत 1642 में। इसमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पई में रचित है। देखो एक एक लाइन अपने आप में नोट्स है, तो आप इससे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इसमें भक्तों कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की प्रथम पुस्तक है। अगर हम बात करें हिंदी की वह प्रथम पुस्तक कौन सी है जो भक्तों और कवियों के विषय में जानकारी देती है, तो वो है भक्तमाल। नाभादास ने तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा वाले भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, याद रखेंगे, किसने तुलसीदास को सुमेरु कहा है या अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है? सुमेरु नोट कर सकते हैं आप। किसने तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है? नाभादास ने कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। और कौन सी वह पुस्तक है जो भक्तों कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की प्रथम पुस्तक क्या है? भक्तमाल है। रचना कब हुई है? 1585 ईस्वी संवत 1642। ठीक है, 200 भक्तों, कितने भक्तों का इसमें चमत्कारपूर्ण चरित्र है? 200 भक्तों का। और कितने छप्पई में रचित है? 316 छप्पई में रचित। देखिए प्री अगर नहीं हो रहा है तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे डिटेलिंग में आएगा, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ इनको नोट करते रहिए। तो नाभादास ने तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए क्या कहा? अपने ग्रंथ का सुमेरु इन्हें कहा था। ठीक है, तो भक्तमाल हमारा एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जहाँ से हिंदी साहित्य इतिहास को लिखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और यह जो कृति है भक्तों और कवियों के जीवन चरित्र तथा संतों की जीवनी संबंधी यह कृति हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण आरंभिक स्रोत मानी जाती है। क्योंकि इसमें इतने सारे भक्तों का चमत्कारपूर्ण चरित्र है, तो ये एक ऐसा आरंभिक स्रोत माना जाता है। तो भक्तमाल आप समझ गए, ईयर भी आप याद रखेंगे। अगला है हमारे पास 84 वैष्णव की वार्ता 1568 एवं 252 वैष्णव की वार्ता 1568 ईस्वी। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का तथा 252 वैष्णव का वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन यहाँ पर किया है। अगर हम बात करें इन दोनों वार्ता साहित्य में विभिन्न कवियों के बारे में ब्रज भाषा गद्य में पहली बार सूचना प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि किस रचना से कवियों के बारे में ब्रज भाषा गद्य में पहली बार सूचना प्राप्त होती है, तो वह है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। पुष्टि मार्गी भक्तों का गुणगान एवं कृष्ण भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि जानने की दृष्टि से ये वार्ता साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम पुष्टि मार्गी भक्तों का गुणगान की बात करें या कृष्ण भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि जानने की बात करें, तो उसके लिए सबसे आरंभिक स्रोत ये माने जाते हैं क्या? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। और दोनों के रचनाकार आप याद रखेंगे। ठीक है, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव वार्ता लिखी है और विट्ठलनाथ ने 252 वैष्णव वार्ता लिखी है। दोनों के रचनाकार अलग हैं। आप इसको प्रॉपर उस तरह से नोट्स अपने शॉर्ट और भी इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कविमाला। ये हम बात क्या कर रहे हैं? साहित्य इतिहास जो लेखन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। कविमाला रचना काल इसका याद कर सकते हैं 1655।
संग्रह करता है इसके तुलसी, ये तुलसी का अर्थ तुलसीदास नहीं है, अवधी भाषा वाले हमारे तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी हैं। कविमाला में 1655 ईस्वी में 75 कवियों की रचनाएं संकलित की हैं। ठीक है, यह ग्रंथ अप्राप्य है, मतलब ये मिला नहीं है। शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का विवरण एवं ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कवियों का उल्लेख कविमाला के आधार पर किया है। तो आप देखिए ना, शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने तक अपनी साहित्य इतिहास को लिखने के लिए यहाँ पर इसको एक आरंभिक स्रोत माना है। काव्य संग्रह की परंपरा में और हिंदी साहित्य के स्रोत की परंपरा में कविमाला जो है एक महत्व, इसका जो महत्व निर्विवाद है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साहित्य इतिहास रचनाकारों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कालिदास हजारा, जो अगली हमारी जो रचना है, ठीक है, जो साहित्य स्रोत सामग्री है वह है कालिदास हजारा। रीति ग्रंथकार कालिदास त्रिवेदी विरचित 1718 की रचना है। कविवृत्त संग्रह कालिदास हजारा 1718 ईस्वी में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित हैं। ये बात किसकी हो रही है? कालिदास हजारे की। अगर हम बात करें इसमें शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय एवं उदाहरण इसी से लिए हैं। किससे लिए हैं? कालिदास हजारा से। वस्तुतः शिव सिंह सरोज को यह एक प्रेरक एवं आधार ग्रंथ है। अगर हम बात करें शिव सिंह सरोज का प्रेरक ग्रंथ क्या है, यानी कि शिव सिंह सरोज की जो रचना हुई शिव सिंह सेंगर द्वारा, उसका प्रेरक ग्रंथ क्या है? कालिदास हजारा है। ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने भी कालिदास हजारा से पर्याप्त सहायता ली है। शुक्ल ने कहा भी है, अब शुक्ल जी की एक रचना यहाँ पे कोट आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। शुक्ल ने कहा भी है कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह बड़ा ग्रंथ उपयोगी है। ये शुक्ल ने भी कहा है। अगर प्रश्न आता है कि शुक्ल ने किस ग्रंथ को कवियों के काल आदि के निर्णय के लिए बड़ा ग्रंथ कहा है, तो वह है कालिदास हजारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलंकार रत्नाकर, इसकी जो रचनाकाल है 1735 ईस्वी में। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं दलपति राय। ठीक है, यहाँ पर आएगा दलपति राय और वंशीधर नामक 2 कवियों द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर। रचनाकाल इसका 1735। इसमें 44 कवियों के विषय में बताया गया है। यह महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया था। कवियों की नामावली की दृष्टि से यह एक उपयोगी संग्रह ग्रंथ है। अगर कोई सिर्फ कवियों की नामावली से संबंधित कोई सोर्स चाहता है अपने इतिहास को, साहित्य को लिखने के लिए, तो उसके काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अलंकार रत्नाकर की जो रचना का मूल हम जाने तो ये महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण, ठीक है, उनके भाषा भूषण की टीका के रूप में लिखा गया है। क्या? अलंकार रत्नाकर रचनाकार है इसकी, और 1735। आगे बढ़ते हैं। अगला है सार संग्रह। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते रहे आप उसको नोट करते रहें, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी साथ में रखें किस प्रकार से प्रश्नों का संकलन बन रहा है। प्रवीण कवि द्वारा रचित संग्रहित 150 कवियों की रचनाएं इस पे हैं। सार संग्रह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सामग्री संकलन की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत कवि गिरा विलास, अगली रचना है सत कवि गिरा विलास। इसका रचनाकाल है 1746। बलदेव बघेल खंडी द्वारा 17 कवियों की रचनाओं के उदाहरण एवं सत कवि गिरा विलास 1746 ईस्वी में संग्रहित है। ठीक है, इन कवियों में कौन कौन है? अगर हम बात करें इन 17 कवियों में कौन कौन है, तो वह है चिंतामणि, मतीराम, कालिदास, त्रिवेदी, केशव बिहारी इत्यादि। शिव सिंह मिश्रबंधु ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथों में सत कवि गिरा विलास का उल्लेख किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, फिर भी मैं साथ में आपको जो बता रही हूँ उस पर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य अपना में बहुत ही विस्तृत पाठ्यक्रम है, तो जितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन हाँ, जितना पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छपे रहे, इसका प्रयास करते रहें। इसके लिए अपने नोट्स खुद से बनाते रहें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सतकवि गिरा विलास की, और सतकवि गिरा विलास में हमने बात की कि इसमें बहुत सारे कवि हैं, चिंतामणि, मतीराम, कालिदास, त्रिवेदी, केशव बिहारी इत्यादि। और शिव सिंह मिश्रबंधु और ग्रियर्सन ने अपने अपने इतिहास ग्रंथों में सतकवि गिरा विलास का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्वन मोद तरंगिणी 1817। इसमें सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर ने 1817 ईस्वी में विद्वन मोद तरंगिणी का संग्रह किया, जिसमें 44 कवियों, कितने? 44 कवियों की कविताएं संकलित हैं। अगर मैं इनमें से कुछ कवियों की बात करूं तो वो हैं केशव, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, सरीखे रीतिबद्ध कवियों के नायक नायिका भेद
सखी, दूती, षड्ऋतु, रस संबंधी कविताओं का इसमें सम्मिलित किया गया है। किसमें? विद्वोन्मोद तरंगिणी जो रचा गया है किसके द्वारा? सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर द्वारा। देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि रचना इस प्रकार से पूछ ली जाए कि विद्वन्मोद तरंगिणी के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर। आगे बढ़ते हैं। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इसमें कितने कवियों की कविताएं संकलित? तो 44 कवियों की कविताएं संकलित हैं। अगला है राग कल्पतरुम 1843 1843 ईस्वी, हिंदी के साहित्य इतिहास लेखन का यह एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज ने कवियों के पद राग कल्पतरुम से लिए गए हैं। जो हम बात करें शिव सिंह सरोज ने के जो राग कवियों के पद हैं वो यहीं से लिए गए हैं। ठीक है। अगला है हमारा श्रृंगार संग्रह 1848, कवि सरदार काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राजाश्रित कवि थे, इनके द्वारा संकलित है श्रृंगार संग्रह। इसमें श्रृंगारिक कवियों को स्थान मिला है। श्रृंगारिक कवि आप सभी जानते हैं श्रृंगारिक कवि कौन से होते हैं, तो अगर प्रश्न आए कि श्रृंगारिक कवियों को स्थान किस में मिला है? श्रृंगार संग्रह, और रचना काल है 1848। और ध्यान रखेंगे श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे कीबोर्ड में नहीं हो रहा था तो मैं आपको बता दूं ये अशुद्ध है, श्रृंगार शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इनके अलावा भी निम्न में से कई संग्रहों का भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत सामग्री के रूप में महत्व है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। रस चंद्रोदय 1863 जिसके रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी। दिग्विजय भूषण 1868 लाला गोकुल प्रसाद ब्रज। सुंदरी तिलक 1869 भारतेंदु। और भाषा काव्य संग्रह 1857 महेश दत्त शुक्ल। कवित्र रत्नाकर 1876 मातादीन मिश्र। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा आपको कम लगेंगे क्योंकि ये पृष्ठभूमि है, इसमें हमने प्रयास किया है कि आप वहीं से शॉर्ट नोट समझ लें, और आगे जो हमारा आगे को बढ़ता रहेगा, अभी आगे हम बात करेंगे हर उस साहित्यकार की जिसने जिसने रचना की। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास या साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? ये तो मैंने आपको अच्छे से रटा दिया है कि चित्तवृत्ति बोले तो मनोवृत्ति। यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। हमने इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रयास करें कि आप इनको खुद से सॉल्व करें। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, वस्तुपरक, तथ्यपरक, सत्यवादी। तो उसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, मैंने बार बार बोला कि भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में आ गया, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत रटा होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। और अगली क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस भाषा में या किस रचनाकार ने किस भाषा में कैसा लिखा, कब लिखा। ठीक है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, रस मीमांसा या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है, अभी थोड़ा जो आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं टॉपिक उसमें से है, किस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यस, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णमाला वर्णानुक्रम पद्धति, इस पर हमने डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या विधेयवादी पद्धति। आप मुझे जरूर ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि विधेयवादी पद्धति के संदर्भ में हिंदी साहित्य इतिहास या हिंदी साहित्य के कवियों का क्या मानना है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा आंसर है कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किस पद्धति का प्रयोग किया, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्णानुक्रम पद्धति का इन दोनों ने प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने किस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे? कालानुक्रम, वर्णानुक्रम, वैज्ञानिक या विधेयवादी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह आपके लिए क्वेश्चन है, या मुझे आंसर देंगे। लेकिन बात करें कि विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, वेन या शिव सिंह सेंगर? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेन। ठीक है, और आप जरूर बताएं मुझे कि विधेयवादी पद्धति का हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? यह आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देंगे, क्योंकि आपने वीडियो पूरा देखा है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, नाभादास के गुरु का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा ना, भक्तमाल, गोकुलनाथ, अग्रदास या विट्ठलनाथ? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अग्रदास नाभादास के गुरु का नाम है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज की एक शॉर्ट वीडियो मैंने स्टार्टिंग किया और आपको यहाँ पर जो टॉपिक लगा, जो एक्सप्लेनेशन लगा, जो पॉइंट्स लगे, वो कैसे लगे पूरे। यहाँ पर जो मैं नोट्स या आपको क्वेश्चंस की बात करूँ, प्रमाणिक बुक है, मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो वहाँ से मैं शॉर्ट नोट्स बना के आपके लिए लेके आ रही हूँ। आगे भी इसी प्रकार से हम इसमें आगे पढ़ेंगे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को और आगे अगली क्लास में बढ़ाएंगे और थोड़ा वीडियो को और बड़ा बनाऊंगी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 की जगह अगर आप 20 चाहते हैं या 20 बहुत होते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा बहुत सा एक आउटपुट कि आपको कितना आ रहा है ये जानने के लिए 10-20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप प्लीज़ अपने कमेंट द्वारा और लाइक्स द्वारा मुझे मोटिवेट करते रहिए, और अन्य जिसे भी प्रवक्ता हिंदी की तैयारी करनी है या कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।